नमस्कार साथियों, आज हमारा विषय है गवर्नमेंट या सरकार। इस पर प्रायः हम लोग चर्चा करते रहते हैं, सरकार के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन एक आम आदमी जब सरकार शब्द का प्रयोग करता है तो उसके जहन में कुछ कंफ्यूजन होता है। कभी वो मोदी को देखता है, कभी वो योगी को देखता है, कभी वो किसी और मुख्यमंत्री को देखता है, कभी किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को देखता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर सरकार होता क्या है। लेकिन हम छात्रों को तो ये समझने की निहायत ज़रूरत है कि सरकार आफ्टर ऑल है क्या चीज़। तो इसके लिए आइए आज सरकार की उद्भव और उत्पत्ति पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सरकार होती ही क्यों है और सरकार बनाई ही क्यों गई। इसमें बहुत संक्षेप में हमें ये समझना है कि ये जो हमारी समाज की संरचना है, इस समाज में आप जानते हैं कि विविधताएं होती हैं और जहाँ विविधताएं होती हैं वहीं संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के समाधान करने के लिए हमने एक संस्था बनाई, राज्य, जिसको कि हमने कहा कि ये संप्रभु है। और इस प्रकार से समाज ने एक संस्था, संप्रभु संस्था बनाई, राज्य, जिससे अपेक्षा की कि वो हमारे तमाम सामाजिक संघर्षों का समाधान करेगी। और इस जो संस्था हमने बनाई, ये राज्य संस्था वास्तव में एक प्रकार की अमूर्त संस्था है। जैसे कि अगर हम कहें भारत राज्य या कोई भी राज्य, अमेरिका राज्य, तो राज्य से कुछ बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं होता है कि वो राज्य क्या चीज़ है। वैसे राज्य में हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य में 4 तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो ये जो राज्य है, ये राज्य अपने आप में एक अमूर्त परिकल्पना है और इस अमूर्त परिकल्पना ने अपना एक मूर्त प्रतिनिधि हमको दिया और इसको कहा सरकार। तो इस प्रकार से समाज ने जो अपनी संस्था बनाई, राज्य, वो एक अमूर्त संस्था है और उस अमूर्त संस्था के मूर्त प्रतिनिधि के रूप में उसने सरकार का निर्माण किया। और सरकार वास्तव में एक ऐसी चीज है जो कि हम देख सकते हैं। सरकार को हम देख सकते हैं। सरकार अमूर्त नहीं है, सरकार मूर्त है, हमसे रूबरू होती है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है, इसलिए वो हमसे संपर्क में आती है और हम उससे संपर्क में आते हैं। तो पहली चीज तो हमें सरकार के बारे में ये जानना जरूरी है कि सरकार एक संगठन है जो राज्य का मूर्त प्रतिनिधि है, जो राज्य का प्रतिनिधि है। और इसलिए राज्य स्वयं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर नहीं सकता क्योंकि वो अमूर्त है। जैसे ईश्वर अमूर्त है, ईश्वर स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, किसी माध्यम से हमारी मदद करता है। इसी प्रकार से राज्य एक अमूर्त परिकल्पना है जो अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग तो करता है, लेकिन उसको माध्यम चाहिए और वो माध्यम उसका प्रतिनिधि सरकार होती है। तो पहली चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि सरकार राज्य का प्रतिनिधि है। क्यों प्रतिनिधि की जरूरत पड़ी? क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, और उस एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को एक मूर्त प्रतिनिधि अर्थात सरकार की आवश्यकता पड़ती है अपने जो सॉवरेन पावर्स हैं, अपने संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। क्यों उन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है? क्योंकि समाज में शांति और व्यवस्था और लोगों का विकास करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए संघर्ष को समाप्त करना होता है और एक अच्छी व्यवस्था की उत्पत्ति करनी होती है। तो राज्य का मूर्त प्रतिनिधि है सरकार। पहली चीज तो ये ध्यान में रखने की है। दूसरी चीज ये तो हुई अवधारणा के स्तर पे बात कि भाई ये राज्य। अब जब फिर सरकार की बात आती है तो सरकार शब्द से, चूंकि सरकार एक संगठन है और राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए सरकार में दूसरी जो अवधारणा आती है वो ये है कि वो सरकार
करती क्या क्या है, उन संप्रभु शक्तियों का किन रूपों में प्रयोग करती है। तो मूल रूप में जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सरकार जो है वो अपनी 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करती है: कानून बनाना, लागू करना और दंड देना। ये 3 शक्तियां राज्य को, और तीनों ही शक्तियां सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का कोई एक ही अंग हो जो कि इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करे। जैसे कि अधिनायकवाद में हम देखते हैं कि जहां भी अधिनायकवादी व्यवस्थाएं होती हैं वहां पे एक अधिनायक होता है, वो कानून भी बनाता है, वो निर्णय भी सुनाता है, वो दंड भी देता है, वो हर प्रकार के काम करता है। वो किसी से परामर्श ले तो उसकी खुशी, नहीं ले तो उसकी खुशी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया है और उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई है अपने देशों में, अपने देशों में, जिसमें कि इन तीनों कार्यों को 3 संस्थाओं में बांट दिया गया है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं संसद, इसको हम कहते हैं कार्यपालिका और इसको कहते हैं न्यायपालिका। और इस प्रकार से सरकार की समझ के लिए दूसरा अवधारणात्मक तत्व ये जरूरी है कि सरकार जो कि राज्य का प्रतिनिधि है और जो राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता है, वह एक संगठनात्मक संस्था है, एक संगठनात्मक इकाई है, जिसके कि 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो किसी भी कानून के उल्लंघन पर दंड देती है, जिससे कि शांति और व्यवस्था बनी रहे, पूरी कानून व्यवस्था बनी रहे। तो ये अवधारणा के स्तर पे ये दूसरी चीज हुई है। जो तीसरी चीज हमें सरकार के बारे में समझना है वो ये समझना है कि सरकारें कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है, अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है तो यहां पे एक राज्य और उसमें एक सरकार, एक राज्य एक सरकार। जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, यहां पे एक राज्य है, एक सरकार है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। लेकिन व्यवस्था संघात्मक भी हो सकती है, और संघात्मक व्यवस्था में आप जैसा कि जानते हैं कि कम से कम 2 तल तो होते ही हैं। और अगर भारत जैसी व्यवस्था हो तो कहिए उसमें ज्यादा तल हो जाए। जैसे कि हम केंद्र, प्रांत या राज्य जिनको हम भारत में कहते हैं, और स्थानीय सरकारें जिनको हम नगर पालिका या पंचायतें कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि जो एकात्मक राज्य है, जहां पे कि एक राज्य में एक ही सरकार होती है, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे एक सरकार है, उस सरकार की एक संसद है, उस सरकार की एक कार्यपालिका है, उस सरकार की एक न्यायपालिका। जैसे इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में एक संसद है, एक वहां पे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री है, और एक वहां की न्यायपालिका है। काम खत्म, वहां सरकार की समझ पैदा हो गई आपकी। लेकिन जब आप आते हैं संघात्मक व्यवस्था में, तो संघात्मक व्यवस्था में आपके सामने सरकार के बड़े सारे प्रारूप, बहुत सारे स्वरूप पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं, आइए देखते हैं। संघात्मक जो सरकार होती है, इस सरकार में मान लीजिए कि आपका सबसे पहला स्तर हुआ केंद्र। तो अब जो केंद्र सरकार होगी आपकी, उस केंद्र सरकार में एक व्यवस्थापिका होगी, एक कार्यपालिका होगी और एक न्यायपालिका होगी। ये केंद्र, जैसे यहाँ पे व्यवस्थापिका हमारी संसद है, कार्यपालिका हमारी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, और ये सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी एक संसद,
कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गई। फिर जब आप प्रांत में आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें आप आते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि फिर यहाँ पे वही ढांचा दोहराया जा रहा है, और फिर यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि फिर भाई यहाँ पे एक व्यवस्थापिका है, यहाँ पे एक कार्यपालिका है, और यहाँ पे एक न्यायपालिका है। ये व्यवस्थापिका क्या होती है? विधान मंडल। विधानमंडल, जहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे 2 सदन हैं, एक विधानसभा है, विधान परिषद है। ज्यादातर राज्यों में केवल विधानसभाएं हैं, तो हम लोग विधानमंडल शब्द प्रयोग करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ भी आप देखते हैं कि आप एक सीएम होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, और यहाँ पे भी एक आपको हाई कोर्ट दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, एक ढांचा जो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाता है, कानूनों को लागू करता है, और न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे देश के लिए है, वैसा ही बिल्कुल एक ढांचा, वैसा ही बिल्कुल एक डिट्टो ढांचा हमारे राज्यों में भी है, जिसमें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे तरीके की, दूसरा उसका फॉर्म है, वो उनसे बिल्कुल अलग है, उसके लोग बिल्कुल अलग हैं, वो एकदम अलग संस्थाएं हैं। और इस प्रकार से एक हमको पूरी व्यवस्था सरकार की केंद्र में दिखाई देती है, और एक हमको सरकार की व्यवस्था प्रांत में दिखाई देती है। लेकिन मसला यहीं पे खत्म नहीं होता। मसला जब हम स्थानीय शासन पे आते हैं, जैसे भारत जैसा जो देश है, तो भारत में आप देख रहे हैं कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो स्थानीय शासन है उसको भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है, अर्थात वो भी बाकायदा सरकार के अंग हैं, संविधान में उनका उल्लेख है, संविधान से उनको शक्तियां प्राप्त हैं। और इस प्रकार से जब हम स्थानीय स्तर पे आते हैं, तो स्थानीय स्तर पे भी हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे नगरीय सरकार और ग्रामीण सरकार, ये दोनों नगरीय सरकार में, जिसमें कि आप देखते हैं कि नगर महापालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पंचायतें होती हैं, और जो ग्रामीण वाली साइड है वहाँ पे आप देखते हैं ग्राम पंचायतें होती हैं, ब्लॉक पंचायतें होती हैं, जिला पंचायत होती है। तो ये सारी की सारी जो स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, ये सब समुच्चय जो इनका है, ये मिला के ये सरकार का गठन करती हैं। और जो स्थानीय स्तर पे हमारी न्यायपालिका है, वो भी इसमें शरीक है, न्यायपालिका भी इसमें शरीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार की जो संरचनात्मक अवधारणा है, वो एकात्मक सरकारों में, एकात्मक व्यवस्थाओं में तो बड़ी सरल है कि भाई संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। लेकिन भारत जैसे देशों में, जहाँ पे कि त्रिस्तरीय या त्रिस्तरीय संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे असंख्य संस्थाएं, असंख्य जो लोग हैं, असंख्य क्या बहुत सारी संस्थाएं मिलके ये सब के सब सरकार का निर्माण करती हैं। और इसलिए हमें जरा भी इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सरकार में पंचायत है कि नहीं, क्या सरकार में ग्राम पंचायत है कि नहीं। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सरकार है, प्रधानमंत्री से लेकर और वो ग्राम सभा का जो सदस्य निर्वाचित हुआ है वो भी सरकार है, पंचायत प्रधान सरकार है, मुख्यमंत्री सरकार है, विधानसभा सरकार है, ये सब के सब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें, ये सब सरकार हैं। क्योंकि सरकार की मूल अवधारणा ये है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चाहे जिस स्तर की सरकार हो, चाहे जिस स्तर पे शासन आप देख रहे हो, संघीय स्तर पे देख रहे हो, प्रांतीय स्तर पे देख रहे हो, स्थानीय स्तर पे देख रहे हो, इन तीनों स्तरों पे नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग भी इन तीनों संस्थाओं में किसी भी स्तर की संस्थाओं के सदस्य हैं, वे सारे के सारे सरकार हैं। ये चीज हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि न्यायपालिका सरकार है कि नहीं, सरकार नहीं तो और क्या है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। इसलिए न्यायपालिका बाकायदा सरकार का एक अंग है। नॉर्मली हम लोग सरकार को एक कार्यपालिका से समीकृत कर देते हैं, वो गलत है। सरकार की जो सही अवधारणा है वो यही है कि सरकार में व्यवस्थापिका भी है, सरकार में कार्यपालिका भी है और सरकार में न्यायपालिका भी है।
हाँ, एक बात लोगों से कभी कभी, खासतौर से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे सरल सादे ग्रामीण हैं, वो सरकार का शब्द कभी कभी सरकारी अधिकारियों से लगा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये ध्यान रखिएगा, सरकार के और सरकार के अधिकारी में फर्क है। जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, वहां तो सरकार है, लेकिन उस सरकार के क्रियाकलापों को, निर्णयों को लागू करवाने के लिए जो अभिकरण है, वो सब के सब अधिकारी हैं, वो सरकार नहीं है। अर्थात जिलाधीश को आप सरकार नहीं कह सकते, कमिश्नर को आप सरकार नहीं कह सकते, सेक्रेटरी को आप सरकार नहीं कर सकते, वो सरकार के कर्मचारी हैं। और इसलिए वो एक बाकायदा एक प्रतियोगिता होती है, आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसके मार्फत वो आते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, उनको वेतन मिलता है, जनता ही उनको वेतन देती है ना। तो इस प्रकार से वो कर्मचारी हैं, बाकायदा वो नौकरशाह उनको कहा जाता है, वो जनता के नौकर हैं, जनता उनको वेतन देती है, जनता के टैक्स उनको वेतन दिया जाता है, और वो अपने कार्यकाल के दौरान पदों पर रहते हैं, और जनता उनको निर्वाचित लेकिन नहीं करती, वो योग्यता उनकी होती है, टैक्स का पैसा उनकी तनख्वाहें जनता देती है, इसलिए कि वो सरकार जिनको जनता चुनती है, उनके निर्णयों को जनता के हित के लिए लागू कर सकें। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो सरकार की श्रेणी में आती है, लेकिन प्रशासन को सरकार नहीं कहा सकता। अक्सर हमारे ग्रामीण हुजूर, माई बाप सरकार कह देते हैं सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, लेकिन वो कतई गलत होते हैं। वे सरकार नहीं है, वे सरकार के नौकर हैं। तो हमें सरकार में और सरकार के नौकर में फर्क करना जरूरी है, और इसलिए ये आज का जो डिस्कशन है, हो सकता है कि आपकी कुछ समझ को इसने बढ़ाया हो। फिर भी अगर इसमें कोई आपको संदेह हो या किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ रहा हो, तो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।